हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स, कुछ ऐसे लीगल मैक्सिम्स जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेनली अगर आप बात करें तो DU LLB, UGC नेट लॉ या फिर किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम में ये वर्ड्स कई बार एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं और उसमें आपसे इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। तो इसमें केवल लीगल मैक्सिम्स नहीं हैं, कुछ लीगल वर्ड्स भी हैं, कुछ लीगल मैक्सिम्स भी हैं, कुछ टर्म्स भी हैं जो कि लीगल फील्ड में कॉमनली यूज़ होती हैं। तो उन सब का हम वर्ड और उनका मीनिंग समझेंगे। अगर आप ट्रिक्स की बात करें तो इनकी ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, बट हाँ ये है कि आप इसकी अगर मल्टीपल रीडिंग्स करते हो तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला यही है कि आप इन वर्ड्स को पढ़ो, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करो और उनको कई बार पढ़ो। अब होता क्या है कि ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं तो इनके मीनिंग एज इट इज़ निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ, एक ट्रिक इसकी ये हो सकती है कि आप इसमें से कुछ ऐसा वर्ड पकड़ लो जो आपको इंग्लिश से मैच कर रहा हो। जैसे सपोज़ करिए कि कोई एक्टा कहीं पे लिखा है तो एक्टा मीन्स एक्ट्स, ठीक है, लेजिस मीन्स लॉ। तो आप उसको उस वर्ड को इंग्लिश के वर्ड से मैच करके आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लीगल मैक्सिम का पूरा मीनिंग याद हो तभी आप उसको सही टिक कर सकते हो। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कोई लीगल मैक्सिम है और आपने उसमें से आपको 3 या 4 वर्ड भी आ रहे हैं या 2 वर्ड भी आ रहे हैं, तो आप उस बेसिस पे आप एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी या मतलब लगेगा कि आप मैं इससे मतलब फेमिलियर हूँ, उस फेमिलियरिटी के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला वर्ड जो है वो है अ फॉर्टियोरी। अ फॉर्टियोरी का मतलब होता है विद स्ट्रॉन्ग रीज़न। अ प्रायोरी का मतलब होता है फ्रॉम द कॉज ऑफ द इफेक्ट टू द इफेक्ट, मतलब फ्रॉम द कॉज टू द इफेक्ट, क्या रीज़न क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है एब एंटिक्यो। अब एंटिक्यो से आप समझते हो कि एंटीक, तो इसका मतलब हो गया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। एब इनिशियो, इसका मतलब हो गया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ वॉइड अब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही वो वॉइड होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसी तरह से है एब्योर। एब्योर का मतलब होता है टू रिनाउंस ऑन ओथ और अफर्मेशन। इसी तरह से नेक्स्ट जो लीगल मैक्सिम है वो है एक्टा एक्सटोरियोरा इंडिकेंट इंटेरियोरा सेक्रेटा। अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड जो आपको समझ में आ रहा हो आप उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करके इसका मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक्टा मीन्स एक्ट्स हो गया, ठीक है। तो एक्ट्स इंडिकेट द इंटेंशन, कोई एक्ट होता है वो इंटेंशन को उसकी इंडिकेट करता है कि उसकी इंटेंशन उसकी समझ आती है कि वो एक्ट किस तरह से किया गया है, ठीक है। उसी तरह से है एक्टस लेजिस नेमिनी फेसिट इंजरियम, ठीक है। अब इंजरियम मतलब इंजरी से हो गया रिलेटेड, ठीक है। लेजिस मतलब लॉ हो गया। तो आपने क्या किया कि 2-3 वर्ड्स ऐसे आपने देख लिए जो आपको कॉमन लगते हैं या फिर आपको समझ में आ रहे हैं या फेमिलियर लगते हैं। उस हिसाब से इसका मतलब हो गया लॉ होल्ड्स नो ऑफिस, लॉ होल्ड्स नो मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। ऐसे एक और मैक्सिम इससे रिलेटेड है विस्ट मेजर, मतलब एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, कि जो कुछ अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी से कुछ हो रहा है तो उसके लिए कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हो गया एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि ये आपके IPC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं ना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि मेंस रिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अ गिल्टी माइंड इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई एक्ट ऐसा किया जो भले ही दिखने में आपको मतलब इलीगल लगे, बट हाँ उसमें आपकी अगर इंटेंशन नहीं थी तो फिर वो क्राइम नहीं होता। इसलिए किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने में मेंस रिया या गिल्टी माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हो गया एक्टस रियस। एक्टस रियस और मेंस रिया 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं किसी एक्ट को क्राइम बनाने में, ये 2 इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह से एक्टस रियस का मतलब क्या होता है कि रॉन्गफुल एक्ट द फिजिकल एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग इन द क्राइम, ठीक है। एड हॉक का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कि एड हॉक प्रोफेसर कोई है, या इस तरह से एड हॉक वर्ड आपने कई बार अपने जेनरिक टर्म्स में भी सुना होगा। तो एड हॉक का बेसिकली मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एड आइडम। एड आइडम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये यूज़ होता है कि कंसेंसस एड आइडम, मतलब कि ऑफ द सेम माइंड। आप कोई चीज़ अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो एक मैच करनी चाहिए कि आपने जो मैंने बोला वही आपको समझ में आया। तो एड आइडम का मतलब हो गया ऑफ द सेम माइंड। इसी तरह से एड रिफरेंडम फॉर फर्दर कंसिडरेशन। एड रिफरेंडम का मतलब होता है फॉर फर्दर कंसिडरेशन। एड रैम टू द पॉइंट। एड वेलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू।
वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड होती हैं, उस तरह से उसको एड वैलोरम बोला गया है। एडेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एडिशंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से एलियास का मतलब होता है अदरवाइज कॉल्ड। एलियास का मतलब ये होता है कि ऑल्सो नोन एज टाइप से जो बोलते हैं एलियास, मतलब कि इसको जैसे होता है नहीं, आपने सुना होगा कि किसी का नाम लिखा होता है और एलियास में दूसरी चीज़ लिखी होती है, उसी का दूसरा नाम। तो एलियास मतलब ये होता है कि इट इज़ ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड, ठीक है। एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर। आपने सोचा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में फ्रेंड्स एलिबाई की प्ली लोग डालते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एलिश कर देता है किसी क्राइम के लिए और आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो आप एलिबाई की प्ली डालते हो कि मैं वहाँ पे नहीं था, आई वॉज समवेयर एल्स, ठीक है। इसी तरह से एलिमनी। अब एलिमनी आपने सुना होगा कि एलिमनी इज़ अ मेंटेनेंस गिवन बाय अ हस्बैंड टू हिज डाइवोर्स्ड वाइफ। एमिकस क्यूरी क्या होता है फ्रेंड्स? एमिकस क्यूरी का मतलब होता है कि अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, द नेम इज़ गिवन टू लॉयर अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट टू रिप्रेजेंट टू पुअर लिटिगेंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से होता है एनिमस एट स्टैंडी, द इंटेंशन ऑफ अटेस्टिंग। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो यूज़ होता है उसमें। उसी तरह से एक है एनिमस डिजरेंडी, द इंटेंशन ऑफ डिजर्टिंग, ठीक है, कि क्यों डिजर्ट किया जा रहा है, उसका क्या इंटेंशन उसके पीछे है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स है एंटी न्यूपिटल। इसका मतलब होता है बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज का मतलब होता है एंटी न्यूपिटल, ठीक है। उसी तरह से एक फ्रेंड्स एक वर्ड आता है एजम्प्सिड, ही प्रॉमिस्ड और अंडरटुक। ये इसका मतलब होता है। अब जैसे क्या है कि अब ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ रहे होंगे इस बीच में जिसका मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सच में उनका कोई ट्रिक है नहीं, तो आपको एज इट इज़ उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक नेक्स्ट वर्ड है ए ऑफ एट, ठीक है। इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट विद, मतलब आप उसको उसकी आपके उसका अवेयर हो, उसको नॉलेज है आपको उस चीज़ की, ठीक है। होता है ऑडी एल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ऑडी एल्ट्रम पार्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये आ जाता है आपका। ऑडी एल्ट्रम पार्टम मतलब ये है कि हेयर द अदर साइड, मतलब ये आप किसी को किसी चीज़ के लिए अक्यूज़ करते हो, एलिज करते हो, तो उस सामने वाले पर्सन को अपना साइड रखने का भी राइट है कि उसकी बात भी सुनो कि उसके हिसाब से क्या सही है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो वो फिर सही हो गया, क्योंकि दूसरे वाले पर्सन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सुनने के लिए कि उसकी साइड क्या कहती है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स एक नया एक दूसरा वर्ड है ऑटरफॉइस, ठीक है। ऑटरफॉइस का मतलब ये होता है अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ये आपका आर्टिकल 20 से रिलेटेड ये टर्म जो है आपकी आर्टिकल 20 से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें यही कहता है कि एक पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए दोबारा कन्विक्ट नहीं कर सकते या दोबारा उसको आप ट्राई नहीं करा सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ऑटरफॉइस एक्विट। इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मली एक्विटेड, मतलब किसी को पहले किसी चीज़ में एक्विट कर दिया गया है तो उस चीज़ को बात करता है फॉर्मली एक्विट की, ऑटरफॉइस एक्विट। उसी तरह से सेम रिलेटेड है ऑटरफॉइस कन्विक्ट, मतलब पिछले कोई फॉर्मली कन्विक्ट हो चुका हो पर्सन, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला वर्ड आता है बैलिफ। बैलिफ क्या होता है कि बैलिफ एक सबऑर्डिनेट होता है किसी भी कोर्ट का। मान लीजिए दो लोगों के बीच में अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो केस ख़त्म हो गया है, या मतलब कि पर्टिकुलर जजमेंट आ गया है। मान लीजिए मैं ए हूँ, कोई सामने वाला बी है और मेरे फेवर में जजमेंट आ गया है, तो जो मेरे को जो डिक्री मिली, जो मतलब जो मेरे फेवर में जजमेंट आया, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ना कि बैलिफ का हेल्प लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने घेर के रखी हुई है और मैंने केस डाला और मैं जीत गया, और वो पर्सन थोड़ा एक दबंग प्रकृति का है, ठीक है, तो उस बंदे को निकालने के लिए उस कोर्ट की हेल्प से बैलिफ जो होता है वो एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बोनाफाइडी। ये बहुत ही कॉमन टर्म है। बोनाफाइडी का मतलब होता है इन गुड फेथ, ऑनेस्टली, मतलब कि आप किसी की भलाई के लिए कुछ करते हो, दैट इज़ बोनाफाइड, ठीक है। बोना वैकेंसी का मतलब ये होता है कि गुड्स दैट डू नॉट हैव एन ओनर जनरली दे गो टू द फाइंडर। कहने का मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई ओनर नहीं है, तो वो उसकी जो ओनरशिप जो होती है मेनली उन लोगों के पास होती है जिसको वो चीज़ मिली है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बॉनी जुडिशी एस्ट एंसिलर जुरिसडिक्शनस, ठीक है। आप सोचो ये पढ़ने में इतना डिफिकल्ट है तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, इट इज़ द पार्ट ऑफ गुड जज टू एनलार्ज हिज जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब क्या है कि अब ऐसे कुछ वर्ड है जिनका मुझे इनका एग्जैक्ट मीनिंग तो आपको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप उनको एज इट इज़ उनकी ट्रिक्स बना के खुद अपने हिसाब से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है फ्रेंड्स कॉजा सेलिबर। इसका मतलब ये होता है कि अ सेलिब्रेटेड केस, ठीक है, मतलब एक लीडिंग केस टाइप से, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स। फ्रेंड्स इसके बाद आता है आपका कॉजा कॉजानस, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब होता है कि कॉजा कॉजानस का मतलब ये होता है कि इमीडिएट कॉज, कि मान लीजिए किसी भी कोई डिस्प्यूट का इमीडिएट कॉज क्या है उसको आप कॉजा कॉजानस से डेफर करते हो, ठीक है। उसी तरह से आता है फ्रेंड्स कार्टिफाइड। कार्टिफिडे, इसका मतलब ये होता है कि इन गुड फेथ और ऑनेस्टी। ये उसका आपका बोनाफाइड से रिलेटेड है कुछ,
ठीक है। उसी तरह से आता है कॉजा सिन क्वा नॉन। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, फैक्टर इसेंशियल टू द अकरिंग ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट को होने में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप ऐसे प्रेजेंट करते हो, इनका मतलब हुआ कॉजा सिन क्वा नॉन, ठीक है। उसी तरह से आता है कैविएट। अब कैविएट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आपका ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई जगह पे यूज होता है आपका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ही है, सेल्स ऑफ गुड्स में भी आपका इसका इस टर्म का यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ एन ऑर्डर गिवन टू ऑफिसर्स में लेट हिम बिवेयर, समझ रहे हैं। इसी तरह से इस कैविएट के बेसिस पे 2-3 और मैक्सिम बनते हैं, या मतलब एक और टर्म्स बनते हैं जिसे बोलते हैं कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ की क्या वो चीज़ सही है या नहीं सही है, या फिर कोई चार्ज है या कुछ। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको देखें कि ये चीज़ सही है मेरे लिए या नहीं, या इस पर कोई चार्ज तो नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं है। तो लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि जो ख़रीदार है उसे खुद अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ सही है कि नहीं। उसी तरह से होता है कैविएट वेंडिटर। ये भी एक प्रिंसिपल आपका हो जाता है उसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल्स ऑफ गुड्स। इस तरह से उसमें क्या है कि लेट द सेलर बी अवेयर, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए जो सेलर होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये चीज़ बेचने लायक है या नहीं। उसी तरह से आता है कैविएट वेटर। उसमें क्या मतलब होता है इसका फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि लेट द ट्रैवलर बी अवेयर, ठीक है। अब आती है सर्शररी। ये एक काइंड ऑफ रिट है, आर्टिकल 32 में डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि एन ऑर्डर ऑफ अ हायर कोर्ट विच क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे एक प्रोहिबिशन की रिट होती है, एक होती सर्शररी। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि ये एक प्रोहिबिट करती है किसी चीज़ को होने से, ठीक है। मतलब अब ये जो रिट पिटिशन में जब होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, और सर्शररी होता है कि कुछ एक्ट हो गया है उसको सर्टिफाई करना, उसको सही करना, क्योर करना, ये सर्शररी में आ जाता है। इसी तरह से फ्रेंड अगला वर्ड है कॉम्पस मेंटिस। इसका मतलब हुआ कि ऑफ अ साउंड माइंड, ठीक है। एक साउंड माइंड जो है वो कॉम्पस मेंटिस से इसको आप दिखाते हैं, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे वर्ड्स, आप साथ साथ एक लिस्ट भी बनाते जाएं और इनको समझते भी जाएं मेरे साथ साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसेंसस नॉन कॉन्क्यूबिटस फेसिट मैट्रिमोनियम। अब आप देखिए, आप क्या है कि अगर आप लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें कुछ वर्ड ऐसे देख रहे होंगे जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड कुछ मैक्सिम है, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को गेस करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ नॉट देयर कोहैबिटेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड मैरिज। कहने का मतलब ये कि जो इंटेंशन है ना वो पार्टीज़ की इंटेंशन के हिसाब से एक मैरिज वैलिड मैरिज होती है, ना कि उन्होंने कोहैबिटेशन किया वो डिसाइड करेगा कि ये मैरिज वैलिड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेंसस एड आइडम। अभी मैं पीछे बता रहा था आपको कि कॉन्सेंसस एड आइडम आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज़ होता है। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स, एग्रीमेंट्स एज टू द सेम थिंग। मतलब जो मैंने बोला वही आपको समझ में आया, उसी बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ, इसे बोलते हैं आप कॉन्सेंसस एड आइडम। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है द सब्सटेंस ऑफ द क्राइम। बेसिकली इस क्राइम का क्या सब्सटेंस है वो आप कॉर्पस डेलिक्टी से बताते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कूप डिटेट, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब होता है कि वायलेंट और इलीगल चेंज। जैसे आपने ये COUP जो कूप है, इसे कूप नहीं बोलते हैं, इसे कूप बोलते हैं, ठीक है। आप कई बार गलत कई बार मैं भी अभी बोलने लगा था। तो होता क्या है कि COUP को कू आप बोलें, कू डिटेट बोलते हैं इसको, वायलेंट और इलीगल चेंज, ठीक है। कि आपने सुना होगा कि कई बार कंट्रीज किसी दूसरी कंट्री को पूरा तख्ता पलट कर देती हैं तो वो कू बोलते हैं उसको, ठीक है, कि पूरा चेंज कर देते हैं गवर्नमेंट को, वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट को। कू डिग्रेस का मतलब होता है फिनिशिंग स्ट्रोक, और कल्पा मतलब रॉन्गफुल डिफ़ॉल्ट। आपने सुना होगा कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 IPC जो बोलता है, तो कल्पा का मतलब वहाँ से ये होता है कि रॉन्गफुल डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डैमनम सिने इंजेरिया। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, जिसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसी का एक ऑपोजिट है इंजरिया सिने डैमनम, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। अब इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और एक ब्रॉड टर्म है अपने आप में। अगर आप रफली इसको समझें तो ये है कि अगर कोई डैमेज किसी को कोई करता है जिसकी वजह से उसकी लीगल इंजरी नहीं हो रही है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर इंजरी हो रही है, ठीक है, लीगल इंजरी हो रही है, ठीक है, भले उसको डैमेज कोई कॉज ना हुआ हो, तो फिर वो लीगली लायबल होगा जो ऐसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है डी डाई इन डायम, ठीक है, फ्रॉम डे टू डे। इसका मतलब होता है फ्रॉम डे टू डे। डिफैक्टो का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इनफैक्ट। आपने सुना होगा कि डिफैक्टो लीडर है वो। डिफैक्टो का मतलब ये होता है कि हु इज़ एक्चुअली, मतलब होता है एक्चुअल, इनफैक्ट क्या है इस चीज़ का मतलब। तो डिफैक्टो लीडर, जैसे बोलते नहीं है कि डिफैक्टो
लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, डी जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, कि प्रेसिडेंट के पास पावर तो है बट वो गवर्न कैसे होती है, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, ठीक है। डिजोर का मतलब होता है कि इन लॉ, मतलब लॉज की नज़र में वो बंदा उस चीज़ का हेड है, बट डिफैक्टो कुछ और है। तो डिफैक्टो मतलब इनफैक्ट एक्चुअल में, और डिजोर मतलब लॉ के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड होता है डी नोवो। डी नोवो जो होता है वो मैंने जब मैं अपना बॉटनी का स्टूडेंट हुआ करता था तो डी नोवो मतलब एक बायोलॉजी में भी टर्म ये यूज़ होती है। डी नोवो का मतलब होता है कि न्यू, ठीक है, न्यू मतलब समथिंग न्यू, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्री। अब डिक्री क्या होता है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर होता है जिसमें राइट्स लायबिलिटी डिसाइड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट प्रोनाउंस आफ्टर हियरिंग द केस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिक्रीनेसी। इसका मतलब होता है अ कंडीशनल डिक्री। अ कंडीशनल डिक्री होती है कि जैसे एक डिक्री पास हुई जिसमें एक कंडीशन मेंशन्ड है, उसको डिक्रीनेसी बोलते हैं, ठीक है। डिफीजिबल राइट क्या होता है फ्रेंड्स? डिफीजिबल राइट का मतलब होता है राइट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, विच कैन बी डिफीटेड, सॉरी। डिफीजिबल राइट का मतलब होता है राइट विच कैन बी डिफीटेड। इसी तरह से होता है एक इनडिफिजिबल राइट जो होता है जिसका दैट राइट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको इनडिफिजिबल राइट बोलते हैं। और डिफिजिबल राइट का मतलब ये होता है राइट विच कैन बी डिफीटेड, ठीक है। डॉली कैपेक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कैपेबल ऑफ क्राइम। आईपीसी में फ्रेंड्स जनरल एक्सेप्शन पे मेंशन है डॉली इनकैपेक्स, मतलब कि 7 ईयर्स से बिलो का जो भी बच्चा है वो क्राइम करने के लिए लॉज उसे ये नहीं मानती कि वो कोई क्राइम कमिट कर सकता है, इसलिए वो सारी लीगल लाइबिलिटी से फ्री होता है। तो इसी तरह से डॉली इनकैपेक्स इसका ऑपोजिट होता है कि जो पर्सन क्राइम करने के लिए मतलब कैपेबल ना हो उसे डॉली इनकैपेक्स बोलते हैं। और डॉली कैपेक्स का मतलब होता है कैपेबल ऑफ डूइंग अ क्राइम, मतलब पर्सन भी जो मेजर जो भी होता है वो डॉली कैपेक्स बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी जो है आपका आर्टिकल 20 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, कि डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है अ सेकेंड प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस। ऑल्दो डबल जियोपार्डी नॉट परमिसिबल है, तो उसी हिसाब से क्या है कि डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि एक सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा किसी को प्रोसिक्यूट करते हो तो उसे डबल जियोपार्डी बोलते हैं। उसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेंटे एब्सेंशिया। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग एब्सेंस। ड्यूरेंटिव वीटा का मतलब होता है ड्यूरिंग लाइफ। और अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है एजिज्डम जनरलिस। इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड द रूल दैट वेयर पर्टिकुलर वर्ड्स आर फॉलोड बाई जनरल वर्ड्स। इसका मतलब फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रिंसिपल एक तरह से एजिज्डम जनरलिस का, आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से एक नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ड हो जाता है एमेरिटस। इसका मतलब ये होता है रिटायर्ड आफ्टर लॉन्ग सर्विस। एक लंबी सर्विस के बाद जब कोई रिटायर होता है तो उसको एमेरिटस से डिनोट करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वर्ड है एन ब्लॉक। ये सारे वर्ड्स आप स्क्रीन पे देखते भी रहें साथ साथ, स्क्रीन जूम करके जैसे भी आपको लगे, ताकि आप साथ साथ मेरे साथ आप चलते रहें जो मैं बता रहा हूँ जो चीज़। एन ब्लॉक का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑल एट द सेम टाइम। और एन मैसे का मतलब होता है इन अ बॉडी। और एक्स एक्वा एट बोनो इन जस्टिस एंड गुड फेथ। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं आपको प्लेन रीडिंग भी दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत वाकई में नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ पढ़ते रहें। और एक्स क्यूरिया का मतलब होता है फ्रेंड्स आउट ऑफ कोर्ट। अगर कोई चीज़ बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो एक्स क्यूरिया का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट। एक्स डिलिक्टो का मतलब होता है अराइजिंग आउट ऑफ रॉन्ग। एक्स डिलिक्टो का मतलब है कि कुछ समथिंग विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ रॉन्ग। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है एज ए फेवर। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑइटर एक्टियो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एन एक्शन डज नॉट अराइज फ्रॉम अ बेयर प्रॉमिस। एक्स ऑफिशियो फ्रेंड आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोलते हैं कि ही इज़ अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का व वर्चू ऑफ ऑफिस। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। होता क्या है फ्रेंड्स सिविल केसेस में कि कई बार मान लीजिए कोई पर्सन पिटिशन मतलब केस फाइल करता है, और वहाँ पे कोर्ट को लगता है कि अगर ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं करी गई तो ये उस पर्सन का जो पिटिशनर है या जो सूट जिसने इंस्टीट्यूट किया है वो उसका राइट बहुत ही ज़्यादा कुछ एक इररिपेयरेबल डैमेज कर देगा। तो एक्स पार्टी का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी को बुलाए बगैर एक डिसीजन दे दिया जाता है, उसे एक्स पार्टी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिवली। एक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिवली ये भी आर्टिकल 20 का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज में बोला गया है एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो
अल्टेरियस। इसका मतलब फ्रेंड होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। मतलब कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली मेंशन कर दी गई है तो दूसरी वाली चीज़ को वो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड कर देता है उस चीज़ से। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा वायर्स। एक्स्ट्रा वायर्स भी होता है, अल्ट्रा वायर्स भी बोलते हैं। ये होता है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है ए इनिशियल से शुरू होने वाले वर्ड से लेके ई इनिशियल से शुरू होने वाले वर्ड तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एफ से लेके जेड तक जो भी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम या लीगल टर्म्स होंगे मैं उनको कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।